हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्टडी विद एनके सिंह यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों को स्वागत अभिनंदन करता हूं। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हमारा आज का विषय है अधिगम मीन्स लर्निंग। आज हम इस श्रृंखला का भाग 3 लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए। चलिए शुरू करते हैं। अधिगम अधिगम मीन्स लर्निंग। आज हमारा बिंदु है अधिगम के वक्र। देखेंगे हम अधिगम के वक्र। अधिगम के वक्र क्या होते हैं। अधिगम की मात्रा, अधिगम की मात्रा व अधिगम में लगने वाले समय के बीच बंधन को रेखांकित करने पर जो वक्र प्राप्त होता है उसे अधिगम वक्र कहते हैं। अधिगम वक्र कहते हैं। उसे अधिगम वक्र कहते हैं। अधिगम वक्र के प्रकार। अधिगम हमारा अगला बिंदु है। अधिगम वक्र के प्रकार। हमारा सबसे पहला अधिगम वक्र है सरल रेखीय अधिगम वक्र। अधिगम वक्र इसे निष्पादन वक्र के नाम से भी जाना जाता है। निष्पादन वक्र या इसे समान उपलब्धि वक्र भी कहा जाता है। समान उपलब्धि वक्र भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं कैसा होता है। ये हमारा 0 पॉइंट है, 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 एंड 4 ये अधिगम की मात्रा को शो करता है। अधिगम की मात्रा, ये मात्रा चैप्टर, यूनिट या पेज किसी भी रूप में हो सकती है। और ये समय को शो करता है। समय ये घंटा या दिन किसी भी रूप में हो सकता है। तो सपोज करिए कि कोई बालक है जो 1 घंटे में एक पेज पढ़ लेता है, एक पेज याद कर लेता है। 2 घंटे में वो 2 पेज याद कर लेता है। 3 घंटे में 3 पेज याद कर लेता है। और 4 घंटे में वो 4 पेज याद कर लेता है। तो ये वक्र बनता है, इस वक्र को कहा जाता है सरल रेखीय वक्र। ये जो वक्र है इसे ही कहा जाता है सरल रेखीय वक्र। सरल रेखीय वक्र, सरल रेखीय वक्र। जो हमें एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है इसी को कहा जाता है सरल रेखीय वक्र। मैं साइड से हटे जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। हमारा दूसरा बिंदु है, दूसरा प्रकार है उन्नतोदर या इसे सकारात्मक या धनात्मक या बढ़ता हुआ वक्र कहते हैं। बढ़ता हुआ वक्र भी कहा जाता है। तो देखते हैं कैसा होता है। सपोज करिए ये
पॉइंट जीरो है, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। ये समय जो घंटा या दिन किसी भी अवधि में हो सकता है, घंटा या दिन, और ये होता है अधिगम की मात्रा, अधिगम की मात्रा जो चैप्टर, यूनिट या पेज वाइज कुछ भी हो सकती है। इस बार कंडीशन ये होगी कि मात्रा ज्यादा है और समय कम। सपोज करिए कि कोई व्यक्ति है वो 1 घंटे में 1.5 पेज पढ़ लेता है, 2 घंटे में वो 2.5 पेज पढ़ लेता है और 3 घंटे में वो 4 पेज पढ़ लेता है। तो इस तरह जो ये वक्र प्राप्त होगा ये उन्नतोदर वक्र कहलाता है, अर्थात ऊपर की ओर बढ़ता हुआ वक्र। उन्नतोदर वक्र, ये जो सरल रेखा प्राप्त हो रही ऊपर की ओर उठती हुई, इसे ही उन्नतोदर वक्र कहते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं ताकि जगह खाली कर सकें। हमारा अगला प्रकार है नतोदर। इसे ऋणात्मक या नकारात्मक या घटता हुआ वक्र भी कहा जाता है, घटता हुआ वक्र। देखते हैं कैसा होता है। सपोज करो ये हमारा पॉइंट जीरो है, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। ये समय है, जैसा कि आप जानते हैं ये घंटा या दिन किसी में हो सकता है, और ये अधिगम की मात्रा है, अधिगम की मात्रा जो चैप्टर, यूनिट या पेज कुछ भी हो सकती है। इस बार कंडीशन ये होगी कि मात्रा कम है और समय ज्यादा है, समय ज्यादा। सपोज करो कोई बालक है जो 1 घंटे में केवल आधा पेज पढ़ पा रहा है, 2 घंटे में 1.5 पेज पढ़ पा रहा है, 3 घंटे में केवल 2 ही पेज पढ़ पा रहा है, और 4 घंटे में आपका ये सपोज करिए कि 2.5 पेज पढ़ रहा है। तो इस तरह जो ये ग्राफ बन रहा है, ये नीचे को जो ग्राफ बन रहा है इसे ही कहा जाता है नकारात्मक वक्र या नतोदर वक्र। ये जो नीचे की ओर लाइन मिल रही हमको इसी ही कहा जाता है ऋणात्मक या नतोदर वक्र। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। हमारा अगला प्रकार है नंबर 4, इसे बोलते हैं मिश्रित वक्र, या इसे सर्पिलाकार भी कहा जाता है, सर्पिलाकार वक्र, या एस टाइप वक्र बोलते हैं, एस टाइप वक्र। देखते हैं कैसा होता है। ये पॉइंट जीरो है, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। इस बार
मात्रा पहले कम है, आरंभ में कम, आरंभ में कम और बाद में ज्यादा, बाद में ज्यादा, और समय वो पहले ज्यादा है और बाद में कम है। देखते हैं कैसा होता है। आरंभ में कम मात्रा है। सपोज करिए कि कोई बालक है जो आधा पेज ही लर्न कर पा रहा है 1 घंटे में, 2 घंटे में 1 पेज ही लर्न कर पा रहा है, लेकिन 3 घंटे में वो 3.5 पेज लर्न कर ले रहा है, बाद में ज्यादा अधिगम कर रहा है। और इसके अलावा फिर वो सपोज करिए कि 4 घंटे में वो 4 पेज ही लर्न कर पा रहा है। तो इस तरह जो ये वक्र प्राप्त होगा, ये वक्र, ये एस टाइप वक्र कहलाता है। ये एक सर्पिलाकार एस टाइप वक्र प्राप्त होता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। अब हमारा अगला बिंदु है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला कारक है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मीन्स मोटिवेशन। दूसरा कारक है विषय वस्तु। विषय वस्तु अगर सरल, सुबोध और सामान्यीकृत होगी तो अधिगम ज्यादा होगा, अधिगम ज्यादा होगा। तीसरा बिंदु है वातावरण। वातावरण, वातावरण अगर नेत्रप्रिय है, वातावरण अगर प्रदूषण रहित है, और वातावरण अगर अनुकूल है, तो अधिगम ज्यादा होगा, अधिगम ज्यादा होगा। चौथा बिंदु विधियां। चौथा बिंदु नवीन ज्ञान। नवीन ज्ञान सदैव पूर्व ज्ञान से प्रभावित होता है। नवीन ज्ञान सदैव पूर्व ज्ञान से प्रभावित होता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अधिगम सदैव नवीन नहीं होता है। अधिगम सदैव नवीन नहीं होता है। अधिगम सदैव नवीन नहीं होता है, नहीं होता है। मैं साइड से जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। हमारा अगला बिंदु है विधियां। विधियां
विधियां अगर मनोवैज्ञानिक क्रिया पर आधारित हैं, अगर मनोवैज्ञानिक क्रिया पर आधारित हैं, तो अधिगम ज्यादा होगा, तो अधिगम ज्यादा होगा। अगला बिंदु है अधिगम को मानसिक विकास प्रभावित करता है। अगला बिंदु है परिपक्वता। याद रखिए, परिपक्वता के बिना अधिगम संभव नहीं है। परिपक्वता के बिना अधिगम संभव नहीं है। लेकिन परिपक्वता के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम नहीं होता है। और अगला बिंदु है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया मीन्स क्रिया के बदले में की गई क्रिया। क्रिया के बदले में की गई क्रिया। तो ये कुछ कारक थे जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थोड़ी जगह खाली करते हैं। अब हम देखेंगे, हमारा अगला बिंदु है याकम, सिम्पसन और मैकाव के द्वारा वर्णित विशेषताएं। यद्यपि हम अधिगम की विशेषताओं पर पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक नाम हैं याकम, सिम्पसन और मैकाव आदि के द्वारा वर्णित विशेषताएं। अधिगम। पहला बिंदु है समायोजन, दूसरा है अनुभवों का संगठन। तीसरा बिंदु है क्रियाशील एवं सृजनात्मक। चौथा है व्यक्तिगत एवं सामाजिक। पांचवा है वातावरण के परिणाम स्वरूप। अगला है सतत। अगला बिंदु है सार्वभौमिक एवं सर्वांगीण। अगला बिंदु है सोद्देश्य। अगला बिंदु है स्थानांतरणीय।
अगला बिंदु है प्रक्रिया। अगला बिंदु है प्रोत्साहन की प्रक्रिया। अगला बिंदु है अधिगम रुचि से संबंधित। रुचि से संबंधित। अगला बिंदु है उद्दीपन अनुक्रिया से संबंधित। अगला बिंदु है परिपक्वता से संबंधित। से संबंधित। अगला बिंदु है विकास का प्रभाव। और अगला बिंदु है विकास। समायोजन करना अर्थात एडजस्ट करना अधिगम कहलाता है। अधिगम अनुभवों का संगठन भी है। अधिगम क्रियाशील होता है और सृजनात्मक। सृजनात्मक का मतलब है व्यक्ति का क्रिएटिव होना। अधिगम व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामाजिक भी हो सकता है। वातावरण के फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप अधिगम होता है। जैसे अगर वातावरण नेत्रप्रिय है, प्रदूषण रहित है, अनुकूल है तो अधिगम ज्यादा होगा। अधिगम एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अधिगम यूनिवर्सल प्रोसेस है। अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम स्थानांतरणीय है। अधिगम एक प्रक्रिया है, लर्निंग इज ए प्रोसेस। अधिगम प्रोत्साहन की प्रक्रिया है। अगर किसी व्यक्ति को प्रोत्साहित किया जाए तो ज्यादा अधिगम करेगा अपेक्षाकृत। अधिगम रुचि से संबंधित है। अगर व्यक्ति को किसी चीज में इंटरेस्ट है तभी वो ज्यादा अधिगम कर पाएगा। उद्दीपन अनुक्रिया से संबंधित है। उद्दीपन का मतलब है स्टिमुलस अर्थात लक्ष्य, और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो क्रिया की जाती है उसे अनुक्रिया कहते हैं। तो अधिगम उद्दीपन अनुक्रिया से भी संबंधित है। अधिगम परिपक्वता से संबंधित है, अर्थात हम कह सकते हैं कि बिना मेच्योरिटी के अधिगम संभव नहीं है, लेकिन मेच्योरिटी के कारण अगर व्यवहार में परिवर्तन आ रहा तो उसे हम अधिगम नहीं कहेंगे। और अधिगम से विकास का प्रभाव ही देखा जाता है और अधिगम के द्वारा ही विकास हो पाता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज थी जिनको याकम, सिम्पसन और मैकावाद ने वर्णित किया था। अब थोड़ी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थोड़ा जगह खाली करते हैं। हमारा अगला बिंदु है प्रतिक्रिया, सहज क्रिया और अनुक्रिया। देखिए, क्रिया के बदले में की गई क्रिया प्रतिक्रिया कहलाती है। जैसे यदि आप किसी को नमस्कार बोलते हैं तो बदले में वो आपको नमस्कार बोल रहा है तो ये प्रतिक्रिया है। अगर आप किसी को एब्यूज करते हैं, किसी को गाली देते हैं तो बदले में वो आपको गाली दे रहा है तो ये भी प्रतिक्रिया ही है। या आप किसी रूम में सो रहे हैं, अचानक कोई लाइट ऑन कर दे तो आप जब आंख मिचमिचाते हैं तो ये भी क्रिया के बदले में की गई क्रिया है, अर्थात ये प्रतिक्रिया है। सहज क्रिया सदैव जन्मजात होती है, अर्थात जैसे रोना, हंसना या प्याज के छिलके निकालते समय आंखों से आंसू आना, ये सब सहज क्रिया कहलाती हैं। जबकि अनुक्रिया क्या है? तो अनुक्रिया किसी उद्दीपक की प्राप्ति के लिए, अर्थात किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो क्रिया की जाती है उसे हम अनुक्रिया कहते हैं। वीडियो अत्यधिक लंबा ना हो जाए इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।